मोस्ट इंपोर्टेंट आपका चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र। आप लोग जानते भी हैं कि इसे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है कि संपूर्ण परिसंचरण तंत्र कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में विभक्त है। पहला है रुधिर परिसंचरण तंत्र और तीसरा है परिसंचरण तंत्र। का मतलब क्या होता है? जो भी आप खाना खाएं, वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण किए, हर एक कोशिका तक पहुंचाना है। हर एक कोशिका जिंदा कैसे रहेगा? पहला तो उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और पोषक पदार्थ चाहिए। अगर ये दोनों चीज मिलेगा तभी आपका हर एक सेल जो है जिंदा रहेगा। किस माध्यम से जाएगा? तो किस माध्यम से होते जाएगा? तो परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जाएगा, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र यानी कि नसों के माध्यम से जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया यहाँ तक ना? तो देखा जाए तो 2 प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं। एक है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है लसिका तंत्र, ठीक है। तो लसिका तंत्र एक अलग टॉपिक है। रक्त परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, रक्त परिसंचरण तंत्र से पूछा जाता है। तो जो भी आप खाना खाएं और वायुमंडल से क्या ग्रहण किए? ऑक्सीजन ग्रहण किए, उन्हें शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाने के लिए जो तंत्र आपके शरीर में विकसित है उसी को कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है। जंतुओं में पचे हुए पदार्थों तथा श्वसनांगों द्वारा वातावरण से ग्रहण की गई ऑक्सीजन को शरीर के समस्त कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए जो तंत्र मौजूद होता है उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल तो ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसका खोज कौन किया है? तो इसका खोज करता है विलियम हार्वे, 1628, है ना। 1628 तो ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, खोज कौन किया था? तो विलियम हार्वे किया था। विलियम हार्वे को रक्त परिसंचरण तंत्र का पिता कहा जाता है और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी, है ना, एंजियोलॉजी। संपूर्ण जंतुओं का रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। एक खुला होता है और एक बंद होता है। आप मच्छर को देख लीजिए, उसमें कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? क्या उसके पूरे बॉडी में रक्त जाता है? जी नहीं। तो 2 प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र होगा, एक खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, जो कि विकसित जीवों में होता है। और जितना भी अल्प विकसित जीव है उनमें कैसा परिसंचरण तंत्र होता है? खुला। अब देखिए इसमें होगा क्या? अकशेरुक समझते हैं ना, इसमें कशेरुक दंड नहीं पाए जाते हैं, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। में रुधिर मुख्य रूप से वाहिनियों से निकलकर पूरी देह गुहा में भर जाता है, पूरा देह गुहा में भर जाएगा। हार्ट में नहीं जाता है, पूरा देह, क्योंकि उसका अंग ही विकसित नहीं हुआ है। तो इस तरह का जो परिसंचरण तंत्र होगा वो क्या कहलाएगा? खुला हुआ, है ना, सॉरी, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। क्लियर हुआ ये चीज? इसमें रुधिर वाहिकाएं क्या होती है? हम लोगों में रुधिर वाहिकाएं नस, धमनी और सीरा उपस्थित होता है, जबकि इन लोगों में धमनी और सीरा उपस्थित नहीं होता है। सीधे ब्लड आएगा। बोलिए, समझ में आएगा? आ गया ना? और दैहिक अंगों की कोशिकाओं के सीधे संपर्क में रहता है जितना भी ब्लड है। इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्लियर है ना? अब आते हैं, उदाहरण क्या है? तो कॉकरोच, आर्थ्रोपोडा और मोलास्का जी। अच्छा, आपको हम बताए थे आर्थ्रोपोडा संघ में कौन कौन आएगा? तो आर्थ्रोपोडा संघ में जितना भी आर्थ्रो, ऐसे याद रखो, आर्थ्रो घर के बाहर थ्रो कर देते हैं। क्या करते हैं? थ्रो। तो मच्छर, मधुमक्खी, मक्खी, तितली, है ना। अब इसी में कीट वर्ग भी आता है। कीट वर्ग का खासियत है, इसके 4 पर होंगे, पर मतलब समझते हैं ना, पंख, और 6 पैर। और जितना ऐसे जीव हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के तो जीव हैं ही, इसको कीट कहा जाता है। जैसे तितली 4 गो पर मतलब होता है पंख, और कितना पैर हुआ? 6 पैर होता है। ये भी कीट वर्ग है। समझ में आया? हड्डा कीट वर्ग, मधुमक्खी कीट वर्ग, मक्खी कीट वर्ग। अगर संघ पूछेगा किस संघ में, तो आर्थ्रोपोडा संघ में। तो जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ वाला है उस सब में कैसा पाया जाता है? परिसंचरण तंत्र बंद की खुला? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक ही जगह देखिए ब्लड ऐसे रहेगा और पूरा बॉडी से कनेक्ट में रहता है, कंटेक्ट में रहता है। और ब्लड में जो भी चीज मौजूद है डायरेक्ट मिलेगा। हम लोग क्या होता है कि एक जगह है और धमनी और सीरा के माध्यम से पूरे अंग तक पहुंचता है कि नहीं? इसमें ऐसा नहीं होता है। सर, उन लोग का पैर छग होता है, क्यों? पैर के अंगुलियां छग होता है। अरे पैर छग होता है, तलिए के नहीं होते हैं। ना कैसे होगा? वो भी नहीं है, आपने भी नहीं है। दिखाइए ना, दिखाएं। अरे देखो, आप भी कई टाइम वेस्ट कराते हैं। उसी का पूछ रहे हैं।
देखिए ना नहीं ध्यान रखिएगा जी। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और पैर होता ही है, कीट वर्ग में है मतलब 6 पैर होगा ही होगा। इसको कहते हैं 3 जोड़ा पैर, है ना, 2 जोड़ी पंख। लोग बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। देखिए प्रश्न तो सीधा पूछेगा, इनमें से किस जीव में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना। आर्थ्रोपोडा ने ऐसे नहीं देगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। मकड़ी दे देगा, है ना, चूहा दे देगा, बंदर दे देगा, मनुष्य दे देगा। किसमें नहीं पाया जाता है? मकड़ी में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और बाकी में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। ये 4 ऑप्शन से छांटने के लिए पूछ लेता है कि इनमें से किसमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है और किसमें बंद। तो बस इतना ही देखना है आपको। अब बंद रक्त परिसंचरण तंत्र उन सभी जीवों में पाया जाएगा जो पूरी तरह से क्या हो गए, विकसित हो गए, ठीक है। रुधिर वाहिकाओं में क्या होता है, प्रवाहित होता है, जिसे धमनी और क्या कहेंगे, सीरा। सभी कशेरुकी, जिसको रीढ़ की हड्डी हो, में रुधिर सदैव बंद वाहिकाओं में बहता है। क्लियर? रुधिर कभी भी उत्तक कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं आता है, रुधिर वाहिकाओं के द्वारा बहता है। वाहिका समझ रहे हैं ना, नर्स के माध्यम से बहता है। जैसे मछली वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, एनिलिडा। एनिलिडा समझते हैं कौन कौन होता है ना। इसमें हो जाएगा नीरस, केचुआ, केचुआ और जोंक। केचुआ कहते हैं चेरा के लिए, ठीक है। और नीरस कहते हैं जिसका बड़ी बड़ी पैरवा नहीं होता है, खरगोश, ठीक है। नीरस, केचुआ, जोंक। जब तक पूछ देता है किस सन का प्राणी है, लीडा। बोले यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? हैं परिसंचरण तंत्र कितने भाग में होते हैं? 3 भाग में। कौन कौन? पहला तो हृदय हो गया, दूसरा है रक्त वाहिनी, कौन कौन? धमनी और शीरा, और तीसरा होता है रक्त। तो तीनों अलग अलग टॉपिक है। पहले हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, हृदय के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे रक्त वाहिनी यानी कि धमनी और शीरा, और तीसरा रक्त। थोड़ा लंबा टॉपिक हो गई रक्त वाला। तो चलिए देखते हैं केशिका। केशिका कोशिका नहीं, केशिका है। तो केशिका बहुत पतली अगर नस है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? केशिका। केश के समान, बहुत पतला, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? केशिका। इसमें शुद्ध और तथा अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त होते हैं। आपसे पूछेगा कि निम्न में से किसमें शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त होते हैं, तो गलती से इसको कोशिका मत पढ़ लीजिएगा, इसका नाम है केशिका। क्योंकि इसकी आकार कैसी होती है? केश के आकार के, बहुत पतला होता है, ठीक है। अब सोचो खुद ही केश के आकार का है, तो इसमें कितना छोटा छिद्र होगा, समझ रहे हैं ना, बहुत पतला। अब आते हैं हृदय, आपका यही टॉपिक है हृदय। हृदय क्या है? एक संकुचनशील अंग है। संकुचनशील समझते हैं ना, है ना। ये पंप करता है और एक विशेष प्रकार के, आप कह सकते हैं मांसपेशियों का बना होता है हृदय। बता सकते हैं उस मांसपेशी का नाम क्या है? मायोकार्डियम। इसमें संकुचन और शीतलन क्या होता है? तेजी से होता है। क्लियर है? संकुचनशील है जिसके द्वारा द्रव को समस्त शरीर तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है, यानी कि समस्त शरीर में भेजा जाता है। अब आते हैं कि हृदय में कितना कोष्ठक होते हैं। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें 2 कोष्ठक होते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें 3 कोष्ठक होते हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिसमें 4 कोष्ठक होते हैं लेकिन अपूर्ण होते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें 4 कोष्ठक होते हैं, है ना। तो अब पहले देख लेते हैं 2 कोष्ठक वाले जीव। इसमें एक आलिंद होगा और एक निलय होगा, जैसे मछली, है ना। एक आलिंद होगा और एक निलय होगा। अब आलिंद में आया रक्त, है ना, अशुद्ध रक्त, और यहाँ से निकला नीला से गया और इसे गिल में गया, फेफड़ा में गया। यहाँ से शुद्ध रक्त लिया और फिर कहाँ चला गया? शरीर में उसका लिया, और फिर उसके शरीर जो है शुद्ध हुआ कि अशुद्ध हुआ? अच्छा, शुद्ध और अशुद्ध रक्त का मतलब समझिएगा। शुद्ध रक्त का मतलब ये होता है कि उसके शरीर में केवल और केवल, है ना, नस है शुद्ध रक्त। तो शुद्ध में ज्यादातर मात्रा में क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, ज्यादातर मात्रा में। हम ऐसा नहीं करें कि ऑक्सीजन
सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्या होगा, ऑक्सीजन। इसे कहा जाता है अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। कोई भी चीज जलता है ना तो उसके बाद क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा कोशिका है ना, कोशिका के अंदर भी क्या होता है, बर्निंग होता है। किसका बर्निंग होता है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का बर्निंग होता है। जब ग्लूकोज बर्न करता है, अच्छा बर्न होने के लिए क्या चाहिए, तो बर्न होने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो जो वायुमंडल से उसको मिल जाता है। कोशिका में जैसे ही ऑक्सीजन जाता है और ग्लूकोज इसको मिलता है C6H12, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। बोले समझ में आया। और यहाँ पे ऊर्जा निकलता है, तो इसमें होने वाला रिएक्शन है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बोले समझ में आया। और उसमें जो ऊर्जा निकलता है, कभी कभी पूछ देता है किस रूप में ऊर्जा निकलता है, तो उस ऊर्जा को कहते हैं ATP। खैर जब आपको कोशिका पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे आपको ये चीज कैसे कैसे वहां पे रिएक्शन होता है। तो फिलहाल आप इतना देख लीजिए कि कोई भी चीज जब जलता है ना तो ऊर्जा निकलता है। तो निश्चित तौर पर ये जो उत्पाद बना CO2 ये कहाँ पे मिलेगा, रक्त में। अब इस गैस को क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, है ना। तो हम लोग के जो परिसंचरण तंत्र है, मतलब श्वसन तंत्र है, उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है। बोले समझ में आया। तो आपसे प्रश्न ये है कि दो कोष्टक वाले जीव में क्या होते हैं, तो एक अलिंद होता है और एक नीलय होता है। बोले कोई दिक्कत नहीं ना, एक अलिंद और एक नीलय। जैसे मछलियां, एक परिसंचरण तंत्र है ना, इसमें कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और इस तरह के हृदय को सिरीय हृदय कहते हैं। अब अगला सवाल ये है कि सर सिरीय हृदय का मतलब क्या, हृदय का मतलब क्या हुआ। सिरीय हृदय का मतलब हुआ कि इसमें केवल और केवल अशुद्ध रक्त होगा। क्योंकि आगे चल के जब हम आपको बताएंगे धमनी, तो धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये कंप्लीट डिफिनेशन नहीं है, आगे चल के हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना जान लीजिएगा कि मैक्सिमम 99% धमनी में शुद्ध होता है और 99% शिरा में अशुद्ध होता है। अशुद्ध और अशुद्ध क्या होता है हम बता चुके हैं, है ना। अगर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है अशुद्ध होगा और ऑक्सीजन युक्त रक्त है अशुद्ध होगा। अब देखिए थोड़ा इसको, इसमें ये हृदय है आपका, एक क्या है आलिंद होगा और एक क्या होगा नीलय है। तो ये क्या है नीलय और ये क्या हुआ आलिंद। तो देखिए पूरे उत्तक से, ये शरीर का उत्तक है ना, रक्त उठा के लाया और कहाँ लेके आया, आलिंद में। कैसा रक्त है, अशुद्ध रक्त है। नीलय से ही बाहर निकला, ये पंप किया तो नीलय से ही बाहर निकला। क्लियर है ना। तो थोड़ा सा हाँ ठीक है, नीलय से बाहर निकला। अच्छा ये रक्त कैसा है, शुद्ध के शुद्ध, ऑक्सीजन के संपर्क में आया है अभी नहीं आया है, तो अभी भी अशुद्ध रक्त है। अब कहाँ गया, फेफड़ा में गया, क्लोम में गया, श्वास लिया, तो श्वास लिया तो क्या हो गया, शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया। अब इसके शरीर को चाहिए तो फिर कहाँ चला गया, उत्तक में चला गया। ठीक है, तो शुद्ध हो गया, सीधे कहाँ चला गया, उत्तक में चला गया। फिर उत्तक से कहाँ आएगा, अशुद्ध रक्त, है ना। फिर आलिंद में आएगा, तो इसका हृदय में हमेशा कैसा रक्त बह रहा है, शुद्ध रक्त या अशुद्ध रक्त, कहाँ बह रहा है, इधर से आ रहा है अशुद्ध और इधर से निकल भी रहा है। तो प्रश्न ये है कि किसका हृदय जो होता है ना, सिरीय होता है। सिरीय हृदय का मतलब है कि उसमें केवल और केवल अशुद्ध रक्त बहता है, इसके हृदय में कभी भी शुद्ध रक्त पहुंचता नहीं है। अच्छा किसके हृदय के बारे में बात कर रहे हैं, मानव का कि मछली का। तो मछली का हृदय कैसा होता है, सिरीय होता है। क्यों भाई, क्योंकि इसके हृदय में हमेशा अशुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है, इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित नहीं होता है। फिर से इसको बताया डायग्राम को, एक आलिंद और एक नीलय। तो आपके शरीर से है ना अशुद्ध रक्त, आपके नहीं मछली के, कहाँ गया, आलिंद में गया, और जहां से निकलता है उसको नीलय कहते हैं। नीलय से निकला, अशुद्ध रक्त ही निकला। जैसे ही अब फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा नहीं सॉरी, इसका फ्लोम यानी कि गिल होता है ना, देखे होंगे। तो गिल के पास जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, शुद्ध, सीधे किसको मिल जाएगा, उत्तक को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी उत्तक से जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अब अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, अशुद्ध हो गया, और अशुद्ध हो गया तो फिर किस कहाँ पहुंचा, हृदय के पास पहुंचा। अभी भी नहीं क्लियर हुआ। अब बताइए मछली के हृदय में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है कि अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त बहता है, इसलिए मछली के हृदय को सिरीय हृदय कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब ऐसा इग्नोर मत करना कि आज तक देखे नहीं है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए दो कोष्टक वाले जीव, इसमें एक आलिंद होता है और एक नीलय होता है। एग्जाम्पल क्या है, मछली, एक परिसंचरण तंत्र होता है ना। इसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, किसमें, मछली के हृदय में, इसे सिरीय हृदय कहते हैं। अब आते हैं तीन कोष्टक वाले जीव।
दो आलिंद होंगे और एक नीलय होगा। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल हो गया मेढक। तो आपसे पूछा जाएगा कि मतलब क्या हुआ, तो जो 3 कोष्ठक होगा उसमें शुद्ध रक्त भी आता है और अशुद्ध रक्त भी आता है। बोले समझ में आया, शुद्ध रक्त भी आएगा और अशुद्ध रक्त। इसका हृदय जो होता है इसमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त नीलय में मिश्रित हो जाते हैं। इस तरह के परिसंचरण तंत्र को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अपूर्ण, पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि इधर से तो आया रक्त है ना, आलिंद में आया और यहाँ पे कपाट होता है, इसके माध्यम से कहाँ पहुंच गया, नीलय में। फिर यहाँ से कहाँ गया, फेफड़ा में, फेफड़ा में से शुद्ध होके यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आकर कहाँ आया, दायां आलिंद में आया और यहाँ से नीलय में। लेकिन तब तक इधर से भी तो आएगा, इधर से शुद्ध रक्त, इधर से शुद्ध रक्त, दोनों आगे कहाँ मिल गया, नीलय में। तो बताइए पूर्ण परिसंचरण तंत्र हुआ कि अपूर्ण हुआ, अपूर्ण हुआ। जी देखिए हुआ क्या, फिर से समझो। पूरे शरीर से है ना शिरा के माध्यम से कहाँ पहुंचा, रक्त आलिंद में पहुंचा। क्लियर है। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक कपाट होता है, ये 3 को कच होता है इसमें। अब इस कपाट के माध्यम से ये नीचे आया, अब इसका हार्ट पंप किया, चापा, तो जब प्रेस करेगा तो ये कहाँ जाएगा, सीधा इसका लंग में जाएगा। अब इस सांस लेगा तो वायुमंडल से क्या आया, ऑक्सीजन उस रक्त में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। क्लियर। अब ये कहाँ आएगा, तो सर दायां आलिंद में आएगा। अब यहाँ कपाट के माध्यम से नीलय में प्रवेश किया, लेकिन जब नीलय में प्रवेश करेगा ना तो इधर से अशुद्ध रक्त भी आएगा और इधर से शुद्ध रक्त भी आएगा। तो इसमें दोनों क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। इसलिए जिनमें 3 कपाट होते हैं है ना, दोहरा परिसंचरण तंत्र तो है कि इसके हृदय में शुद्ध रक्त भी आ रहा है, अशुद्ध रक्त भी आ रहा है, लेकिन पूर्ण नहीं है, मिश्रित हो जाता है। इस कारण से इसे अपूर्ण कहते हैं। बोलिए समझ में आ गया। चलिए ठीक है। अब एग्जाम्पल है क्या जी, जितने भी रेप्टाइल हैं जी, रेप्टाइल नहीं देखे, रेप्टाइल जो कमर लचकाते हुए चले, सब रेप्टाइल। अब एग्जाम्पल भी देना है क्या, समझ गया। तो इसमें 2 आलिंद होंगे और एक नीलय होगा। देखिए यह अपूर्ण 4 खंड के होते हैं, किनके, रेप्टाइल में। अपूर्ण 4 खंड मतलब इसका विकसित हो रहा था, लेकिन अगर यहाँ तक मिल जाता ना तो हो जाता, लेकिन हुआ नहीं। समझ में आया। तो अपूर्ण कितना खंड है, 4 खंड होते हैं, किसमें, रेप्टाइल वर्ग में। यह भी अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र होते हैं। ठीक है। अब आते हैं अपवाद। अब यही तो पूछता है एग्जाम में, आपसे पूछेगा कि किसमें, अभी भी तो रेप्टाइल ही है और इसके हृदय में कितना कक्ष होते हैं, 4, लेकिन पूर्ण होते हैं। तो याद रखिएगा कि घड़ियाल या फिर मगरमच्छ, उसमें 4 कोष्ठकीय होते हैं और वो भी क्या होते हैं, पूरी तरह से पूर्ण होते हैं। क्लियर। ये रेप्टाइल होते भी हुए भी इसका हृदय पूरी तरह से पूर्ण होता है। बाकी जितने भी रेप्टाइल हैं उनका हृदय जो है 4 कक्ष तो है लेकिन अपूर्ण है। क्लियर। जितने भी पक्षी वर्ग हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, कितना कक्ष कोष्ठक होते हैं, 4 कोष्ठक समझते हैं ना, चेंबर, चेंबर मतलब समझते हैं ना, कक्षा मतलब रूम, 4 को रूम है अलग अलग। इनके हृदय पूर्ण 4 खंड में बड़े होते हैं, 2 आलिंद होगा और 2 नीलय होगा। ठीक है। तो इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र को दर्शाता है। आगे चल के समझ में आ जाएगा कि दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं। ठीक है। इसमें शुद्ध रक्त एक और बहता है, अशुद्ध रक्त एक और बहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है। यहां तक। अब कुछ एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, देख लो। प्राकृतिक में सबसे बड़ा हृदय किसका होता है, अफ्रीकन हाथी का होता है, जो स्थलचर है। दूसरा, प्रकृति के अंदर सर्वाधिक 8 हृदय किसका होता है, केचुआ का होता है। केचुआ का 8 हृदय होता है, 1 नहीं 8 हृदय होता है। कॉकरोच देखते हैं ना, उसमें सर्वाधिक कक्ष होते हैं, है ना। कोष्ठक है प्रकृति के सबसे, केचुआ ठीक हो गया। प्रकृति के अंदर सर्वाधिक कोष्ठक वाला हृदय किसका होता है, 6 आलिंद और 7 नीलय। देखते हैं मानव का हृदय कहाँ है, कहाँ उपस्थित होता है, बच्च गुहा, बता चुके हैं। ये डायाफ्राम होता है यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर वाला पार्ट हो जाता है बच्च गुहा, है ना, और नीचे वाला है उदर गुहा। तो हृदय कहाँ होता है, बच्च गुहा।
के आधार तल की ओर उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए। मनुष्य का हृदय अनैच्छिक हृदय पेशियों से बना होता है। अनैच्छिक, आप इसको इच्छा अनुसार, ऐसा नहीं कि बंद कर सकते हैं, अनैच्छिक है, लगातार चलेगा, बंद होगा ही नहीं। बंद हो जाएगा फिर सीधे डायरेक्ट तीसरा लोक में आंख खुलेगा। लेकिन एक चीज है, कॉकरोच, वो अपने हृदय का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा करता है। समझ में आया? इसलिए कॉकरोच के हृदय को क्या कहते हैं? न्यूरोजेनिक। और हम लोग का हृदय क्या होता है? अनैच्छिक होता है। अतः इसमें स्व स्पीडन होता है, इसलिए मनुष्य के हृदय को मायोजेनिक हृदय कहते हैं। क्लियर हो गया? ये अनैच्छिक पेशियों का बना होता है। आप अपनी इच्छा अनुसार, ऐसा नहीं कि धड़कन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना, या रोक सकते हैं। रोक कौन सकता है? कॉकरोच। लगेगा कि मर गया? हम ऐसे लगता है कि मरी कैसे किया। चलिए आगे देखते हैं। अरे शांत रहो, देखो मानव हृदय एक पेशीय अंग है। क्लियर? पेशीय अंग है। मानव हृदय कार्डियक पेशियों से निर्मित होता है। किस प्रकार का पेशी है इसमें? कार्डियक पेशी, मांसपेशियां। ये अनैच्छिक पेशियों से बना होता है ना? बता सकते हैं किस प्रकार का ये मांसपेशी से बना होता है? मायोकार्डियम, मायोकार्डियम से बना होता है। मनुष्य का हृदय मायोकार्डियम मांसपेशी का बना होता है। ये याद रखने लायक है। मायोकार्डियम कितना वेट होता है? तो 3 से 350 ग्राम। ठीक है यहाँ तक? अब मानव के हृदय में 3 लेयर होते हैं। देखिए ये थोड़ा सा काट के यहाँ पे दिखाया हुआ है ना। एक पार्ट नीचे वाला पार्ट हुआ, ये दूसरा वाला पार्ट हुआ, और ये अच्छा ईपी का मतलब क्या होता है? ईपी का मतलब होता है बाहर वाला भाग। ईपी जब भी कभी आए, ईपी वर्ड का मतलब होता है बाहर, और इंडो का मतलब होता है अंदर। जिसमें कार्डियम लगा हुआ रहेगा, कार CAR, उसका मतलब ही होता है हृदय से संबंधित। क्लियर है ना? तो इपिकार्डियम समझ में आया? तो सबसे बाहर वाला जो पार्ट हुआ उसको कहते हैं इपिकार्डियम। सबसे अंदर वाला जो पार्ट हुआ इसको कहते हैं इंडोकार्डियम। और जो बीच वाला जो मांसपेशी है मायोकार्डियम। क्लियर है? मायोग्लोबिन याद है ना? तो ये जो मांसपेशियां है, ये वाला मांसपेशी लाल वाला, ये किस चीज का बना होता है? मायोकार्डियम। इसका नाम क्या है? सॉरी, इसका नाम क्या है? मायोकार्डियम। क्लियर है यहाँ तक? एक्चुअली हृदय ऐसे नहीं रहता है, एक थैला में बंद रहता है, उसको कहते हैं हृदयावरण, है ना? इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम का फिगर देख लीजिए। बाह्य आवरण से क्या होता है? ढका होता है, इसी को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। तो हृदय में कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट। कौन कौन बता सकते हैं? एक इपिकार्डियम अंदर वाला, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। और एक आवरण में बंद रहता है, एक थैला में बंद होता है, उसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। तो यहाँ से बस यही क्वेश्चन पूछेगा कि वो थैला का नाम पूछता है, उस थैला का नाम क्या है? पेरिकार्डियम, या फिर उसी को कहते हैं हम लोग हृदयावरण। हृदयावरण कहते हैं। हृदय का 3 लेयर देखिए। अब यहाँ पे देखिए, जब मनुष्य बहुत छोटा होता है, भ्रूण अवस्था में, धीरे धीरे हार्ट का विकास होगा उसमें, तो हार्ट में केवल 1 चेंबर होगा। ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे ये हार्ट में कितना चेंबर होता है? 2 चेंबर। हार्ट बट जाता है 2 भागों में। ठीक है? उसके बाद जब 2 भागों में बटा, ये वाला पार्ट है ना, इसके बाद धीरे धीरे ये कितने पार्ट में बढ़ जाता है? 4 पार्ट में बटा। ठीक है? तो आपका जो हार्ट है उसमें कितना चेंबर बन गया? 4, जब विकसित हो जाता है तब। अंतर आलिंद नीलय पट इसको कहते हैं। अंतर आलिंद नीलय पट। अंतर आलिंद नीलय पट, इसका नाम क्या है? अंतर आलिंद पट। इसका नाम है अंतर आलिंद पट। खैर इतना डेप्थ में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि शुरुआत में क्या होता है? 1 चेंबर, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4। तो सिंपल पूछता है कि हृदय में, मानव हृदय में कितना चेंबर होते हैं? 4। तो संपूर्ण हृदय कितने कक्ष में बटा हुआ है? 4 कक्ष में बटा हुआ है। दाया आलिंद, दाया नीलय, बाया आलिंद, बाया नीलय। अब देखिए इधर दाया है और इधर लिखेंगे हम बाया। ऐसे समझ लो, ऐसे खड़ा है बाया।
तो ये 4 भागों में बटा है, 1 2 3 4। ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे आलिंद और नीचे वाले पार्ट को कहेंगे नीलय। तो इसका नाम बता दीजिए आप ही लोग। इसको कहेंगे दायां आलिंद, इसको इसको दायां नीलय और इसको। चारों चेंबर जो है ऐसा नहीं कि चारों चेंबर का साइज जो है बराबर है, चारों चेंबर जो है अलग अलग आकार का है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए बायां नीलय, ये मान लेते हैं कि ये सबसे बड़ा होता है बायां नीलय। इसको देखते हैं साइज में सबसे बड़ा 1, ऐसे समझ लो 1, ये सबसे बड़ा है। उसके बाद दायां नीलय 2, उसके बाद दायां आलिंद ये 3, उसके बाद बायां आलिंद 4। तो आपसे पूछेगा कि 4 चेंबरों में सबसे बड़ा किसका होता है, तो किसका 1 2 3 4 ऐसे कर लेना, याद रहेगा 1 2 3 4। तो बायां आलिंद दायां आलिंद, सॉरी बायां नीलय दायां नीलय दायां आलिंद। क्लियर हुआ कक्ष? तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4। थोड़ा सा और डेप्थ में जाएगा तो आपसे पूछ देगा कि चारों कक्ष को है ना साइज के अनुसार सजा दे। तो साइज के अनुसार सजाने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे, इसको कहेंगे बायां नीलय, फिर बायां नीलय, फिर बायां आलिंद, फिर बायां नीलय। बताइए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? अरे अब अगला है हृदय का स्थान कहाँ है, बच गुहा में है ना, आधार तल में, दोनों फेफड़ों के बीच। हृदय बायां फेफड़ा में थोड़ा सा क्या होता है, फंसा होता है, देखिए ऐसे। और इस पार्ट का एक नाम भी दिया है कार्डियक नोच। इसको नाम क्या है, कार्डियक नोच। इस पार्ट को, ये जो फंसा हुआ है ना पार्ट, इस पार्ट को कहते हैं कार्डियक नोच। क्लियर? हृदय का स्थान बच गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच होता है। हृदय बायां फेफड़ा में थोड़ा सा धंसा होता है, जिस कारण बायां फेफड़ा में एक गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढा को क्या कहते हैं, कार्डियक नोच। क्लियर? अब देख लेते हैं हृदय के कितने कपाट होते हैं, 4 कपाट होते हैं, है ना। तो 1 2 3 4। कपाट का मतलब आप समझ लीजिएगा द्वार। कभी कभी सुनते होंगे कि कपाट खुल गया, कपाट मूर्ति देखने जाते हैं ना, तो नहीं होता है कपाट खुल गया, पट खुल गया। तो कपाट मतलब आप समझ लीजिएगा कमाट, है ना। तो एक कक्ष ये है ना, तो एक कक्ष से बाहर जाने के लिए दरवाजा देखिए, वो है कपाट। और इसमें कितना कपाट है, 2 कपाट। 2 कपाट, एक जिसका नाम है द्विवाल्ली कपाट। ठीक है, इसमें 2 कपाट होंगे, उसे क्या कहा जाएगा, द्विवाल्ली कपाट। समझो यहाँ पे ये हृदय 4 है ना पार्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जो कपाट है तो कुछ ऐसा होगा कपाट, ठीक है, ऐसे कपाट ऐसे बन रहा है। क्लियर? अब ये कभी भी ऊपर में खुलेगा नहीं, जब भी खुलेगा तो नीचे में खुलेगा। और ये कितने कपाट है, और ये होता क्या है, ऐसे खुलता है। ठीक है, और फिर ऐसे बंद होगा। तो कलम दीजिए, बता रहे हैं कैसे खुलेगा। ये देखिए ऐसे बंद होता है, जनरली ऐसे ही रहेगा। जब इस पर ज्यादा लोड पड़ता है तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। जनरली ऐसे रहेगा, ऐसे ये बंद है। ठीक है, लोड पड़ा खुल जाएगा। तो इसे कहते हैं द्विवाल्ली कपाट। और यहाँ पे कपाट क्या है, 3 कपाट है। एक और लेते हैं, तो इसे कहते हैं त्रिवाल्ली कपाट। यानी 3 तरह से इसको में क्या निकला हुआ है, ऐसे समझ लो 3 भागों में बटा हुआ है, तीनों अंदर में ऐसे खुलेगा। ठीक है, अंदर क्यों खुलेगा, तो इसको कहते हैं त्रिवाल्ली कपाट। आप देख सकते हैं ये 1 कपाट, 2 कपाट, 3 कपाट, त्रिवाल्ली कपाट है ये। और ये कितना कपाट है, द्विवाल्ली कपाट। सब में त्रिवाल्ली कपाट होते हैं, केवल यही वाला द्विवाल्ली कपाट होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? चलो ठीक है। तो एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ये 4 भागों में बटा था, है ना। एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, 2 और था। लेकिन 2 जो और जो था, एक तो हृदय से कहाँ पहुंचाता है, फेफड़ा में पहुंचाता है ना। तो जो हृदय से फेफड़ा में जो पहुंचाता है ना, तो उसका जो कपाट का आकार है ऐसा है, अर्धचंद्राकार टाइप के, है ना। और यहाँ से भी शरीर में जो लेके जाता है ना, इसका भी कपाट कैसा है, अर्धचंद्राकार का, ऐसे टाइप के है, अर्धचंद्राकार टाइप के, है ना। इसलिए इसको कहा जाता है अर्धचंद्राकार कपाट। क्लियर है ना, अर्धचंद्राकार कपाट समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका अर्धचंद्राकार कपाट। चलिए देखते हैं त्रिवाल्ली कपाट। अब आपसे पूछते हैं कि बताइए त्रिवाल्ली कपाट किसके बीच पाया जाएगा। तो त्रिवाल्ली कपाट दायां है कि बायां है, दायां आलिंद और दायां नीलय। तो दायां आलिंद और दायां नीलय के बीच में जो कपाट होता है उसे त्रिवाल्ली कपाट कहते हैं। और बायां आलिंद और बायां नीलय के बीच में जो कपाट पाया जाता है द्विवाल्ली कपाट कहते हैं। बोलिए समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। त्रिवाल्ली कपाट और द्विवाल्ली कपाट। अब पूछेगा आपसे अर्धचंद्राकार कपाट कहां से कहां खुलता है। तो देखिए मतलब इस कपाट से रक्त कहां जाएगा, तो इस कपाट से सीधे कहां रक्त जाएगा, फेफड़ा में जाएगा। ये भी 3 कपाट है, ध्यान रखना।
इसमें भी 3 कपाट है, ये सीधे फेफड़ा में जाता है। कहां से फेफड़ा में जाएगा? दायां नीला से कहां जाएगा? फेफड़ा में। अब बताइए ये कहां जाएगा? बायां आलिंद की नीले से कहां? शरीर में जाएगा, महाधमनी यानी शरीर में जाएगा। बोलिए समझ में आ गया? और इस कपाट का दोनों का नाम क्या है? इन दोनों का नाम है अर्धचंद्राकार कपाट। क्लियर हो गया ये कपाट? तो कपाट की अच्छा कपाट अलग चीज होता है और चेंबर अलग। ये हुआ चेंबर और ये हुआ इसका कपाट। क्लियर हो गया नहीं? आगे बढ़े, वही चीज लिखा हुआ है। अब देखिए, अब ये मायोकार्डियम आपको हम बताए थे। मायोकार्डियम क्या है? बीच वाला पार्ट मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम। तो इसको भी तो पोषक तत्व चाहिए, इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चाहिए, है कि नहीं? अगर नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? काम करना बंद कर देगा। तो इसको जो इसे मतलब है मायोकार्डियम वो जो पोषक तत्व पहुंचाता है एक नस के माध्यम से पहुंचेगा, है ना? इसको भी तो चाहिए, हृदय को धड़कन के लिए, धड़कने के लिए इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, इसको भी और क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ये सब चाहिए ना, प्रोटीन चाहिए। तो ये कौन पहुंचाता है? तो ये चारों तरफ से क्या होता है? एक ऐसे समझो कि रस्सी से चारों तरफ ही बना हुआ है ऐसे। इसका एक विशेष नाम दिया गया है इस धमनी को, इसको कहा जाता है कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी नाम तो टेढ़ा है ना, एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। इसका नाम है कोरोनरी धमनी, ठीक है? अब यहाँ पे समझना, कोरोनरी धमनी ये क्या करता है? मायोकार्डियम को क्या करता है? ऑक्सीजन मुहैया कराता है और क्या मुहैया कराता है? कार्बोहाइड्रेट मुहैया कराता है। अगर बाय द वे किसी कारणवश इसको ना मिले तो क्या होगा? हृदय पंप करना बंद कर देगा और इसी को हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। तो प्रश्न ये है कि किस धमनी में रुकावट आने से हार्ट अटैक होता है? कोरोनरी धमनी में। तो सर ये रुकावट कैसे हो सकती है? तो किसी जैसे कि अगर आप कुछ ऐसा आहार लेते हैं, है ना, जो इसको क्या कर दे? ब्लॉकेज कर दे। एलडीएल पढ़ा चुके हैं पूरा। अगर आप एलडीएल का सेवन करेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में तो ये धीरे धीरे इसमें क्या होते जाएगा? परत बाई परत जमते जाएगा, लेयर बाई लेयर जमते जाएगा और धीरे धीरे शुरुआत में तो बीपी की बीमारी होगी, हाई बीपी, है ना, और यही धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हृदय रोग में कन्वर्ट हो जाएगा। बाय द वे अगर कभी भी इसमें रुकावट आ गई तो क्या आएगा? एक बहुत तीखा पेन होता है, बहुत तीखा पेन होता है। उस पेन को कहते हैं एंजाइना पेन। एंजाइना पेन तो वो जो है वो सीधे अपना हृदय पकड़ के सीधे बैठ ही जाता है, जिसको एंजाइना पेन होता है, ठीक है? तो समझ में आ गया? तो किस धमनी में रुकावट आने के बाद हार्ट अटैक होता है? तो कोरोनरी धमनी में, है ना, रुकावट आने के कारण क्या आता है? हार्ट अटैक आता है। ये जनरली ऐसे, है ना, होगा नहीं, आपके खान पान की वजह से होता है। अगर खाना में ज्यादा मात्रा में एलडीएल का सेवन किए तो आप ऐसे ना समझ लें आप विशेष प्रकार के, है ना, प्रोटीन का बने हुए हैं, आप भी वही चीज का बना हुआ है, आपका हार्ट भी वही मायोग्लोबिन का बना हुआ है कि नहीं? निश्चित तौर पर उसमें भी यही चीज होगा। तो ज्यादा मात्रा में अगर आप फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं तो शुरुआत में तो पथरी तो आम बात है, पथरी आम बात है। तो आप देख लेना जो भी ज्यादा मात्रा में फास्ट फूड का सेवन करता है ना 100% उसमें पथरी होगा, 100%। रीजन बता चुके हैं, हम जो भी खाते हैं तो कुछ मिनरल्स खाते हैं, तो उसमें जो मिनरल्स होता है शरीर उसका उपयोग नहीं करता है, और जो उपयोग नहीं करता है तो शरीर उसको फेंकता भी नहीं है, वो स्टोर करता है। तो बात है कहाँ स्टोर करे? वेन में तो स्टोर नहीं कर सकता है, तो अपना वही परिसंचरण तंत्र में स्टोर करेगा। तो कहाँ स्टोर करेगा? तो दो जगह स्टोर कर सकता है, एक गैल ब्लैडर में और दूसरा किडनी में। तो ये दो जगह स्टोर करके रख देता है और धीरे धीरे वही स्टोर होते 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 पत्थर का रूप धारण करता है। तो जो भी आप ऐसे खाना खाते हैं, ऐसे मिनरल्स का सेवन करते हैं, मिनरल्स तो है उसमें लेकिन उस फॉर्म को हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जैसे नहीं कहते हैं फील्ड तो बहुत अच्छा है लेकिन खेलने वाला पीछे नहीं है, उस पर बैटिंग किया जा सके, तो उस तरह के फील्ड में बच्चे लोग खेलने नहीं जाते, है कि नहीं? समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट? वही चीज है यहाँ पर, है तो उसमें मिनरल्स है लेकिन हमारा शरीर उसका यूज नहीं करता है और उसको क्या करता है? स्टोर करके रख देता है कि भविष्य में कभी पिच बनाएंगे ना तो खेलने में काम आ जाए। समझ में आ गया? तोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल सही, वही चीज है, फेंकेंगे नहीं, तो शरीर फेंकता भी नहीं है और स्टोर करके रख देता है, वही आगे चलके पथरी में कन्वर्ट हो जाता है।
चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कोरोनरी धमनी अब याद हो गया। कोरोनरी धमनी में रुकावट आने से क्या होता है? हार्ट अटैक आता है। चलो हृदय को शुद्ध खून की आपूर्ति किसके द्वारा होता है? कोरोनरी धमनी के द्वारा होता है, जिससे हृदय को पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिलते हैं। कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल या वसा का जमा होने से हृदय को रक्त के माध्यम से पोषक तत्व और ऑक्सीजन नहीं मिल पाते हैं, जिससे हृदयाघात होता है। बोलिए, समझ में आ गया ये पूरा? चलिए आगे देखते हैं। प्रथम हृदय आघात में होने वाले दर्द को एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेन कहते हैं इसको। ये काफी तीखा दर्द होता है, बहुत तीखा दर्द। कभी कभी कुछ लोग इसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है, डेथ भी हो जाता है। एंजाइना पेन। अच्छा, जिसमें एंजियो लगा हुआ रहेगा तो रक्त वाहिका, इसका मतलब होता है रक्त वाहिका। तो रक्त नलिका का अध्ययन किसके मदद से किया जाता है? एंजियोग्राफी के मदद से किया जाता है। तो जिसमें एंजियो रहेगा लगा हुआ, उसका मतलब ही होगा रक्त वाहिका। तो एंजियोग्राफी में क्या पता चलता है ना? आपका जो धमनी जो है, रक्त वाहिका जो है कितना स्वस्थ है, उसमें कोलेस्ट्रॉल तो नहीं जम रहा है। ठीक है। सिस्टमैटिक हार्ट और एक होता है पल्मोनरी हार्ट। तो दो प्रकार के हार्ट होता है, इसमें केवल शुद्ध रक्त होगा और इसमें केवल अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है। तो देखिए, ये हार्ट हुआ, तो इसको कहते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट को, इस वाले पार्ट को ये कहेंगे, यानी कि पल्मोनरी हार्ट। और इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग? सिस्टमैटिक हार्ट। तो किसको किसको पुल्मोनरी हार्ट कहेंगे? बताइए। दायां आलिन और बायां आलिन और बायां निलय, क्या कहेंगे हम लोग? सिस्टमैटिक हार्ट। प्राणियों में दो प्रकार का हृदय होता है। हृदय दो प्रकार का होता है, कौन कौन? एक है न्यूरोजेनिक और दूसरा होता है मायोजेनिक। ऊपर भी बताए थे। ऐसा हृदय जिसमें धड़कन की शुरुआत हृदय के पास स्थित तंत्रिका नाड़ियों से आने वाले तंत्रिका आवेग से होती है, न्यूरोजेनिक कहलाती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है, मायोजेनिक। क्योंकि हम लोग का जो हृदय होता है मायोजेनिक होता है। पूछेगा कि हम लोग का, यानी कि स्तनधारियों का, यानी मनुष्यों का हृदय कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। रीजन क्या है? तो रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन यही है, इसकी बनावट। दो प्रकार के हमारे शरीर में नोड होते हैं, एक का नाम है एसे नोड और एक का नाम है एबी नोड। एसे नोड और एबी नोड। तो ये नोड क्या होता है, बस अभी बता रहे हैं। तो ऐसा हृदय जिसमें धड़कन की शुरुआत कहां से होती है? मांसपेशियों के द्वारा होती है, मायोजेनिक हृदय कहलाती है। हृदय ऐसे ही नहीं धड़कता है ना, मांसपेशियों के द्वारा धड़कता है। कौन सा मांसपेशी हो गया? तो दो मांसपेशी है, एक ऐसे नोड और एक एबी नोड। मानव हृदय मायोजेनिक यानी कि स्व उत्तेजक है, अपने आप उत्तेजक है, अर्थात इसमें आवेग उत्पन्न करने की क्षमता इसमें अपने आप होता है, स्वतः होते रहता है। अब आते हैं थोड़ा सा नोडल ऊतक के बारे में देख लेते हैं कि आखिर काहे स्वतः जो है पंपिंग करता है। ठीक है। स्वतः पंपिंग करने के पीछे रीजन क्या है? तो दो नोड होता है, विशिष्ट कार्डियल पेशियां जिसमें आवेग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, मतलब इसको पंप कराने की क्षमता होती है। इसको क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। मानव हृदय में दो नोड ऊतक उपस्थित होता है। ठीक है। कौन कौन होता है? एक एसे नोड और इसको एबी नोड होता है। एसे नोड क्या कहता है? देखिए ये कहां पे होता है? यहीं पे होता है। यही क्या करता है? एक तरह से विद्युत तरंग निकालता है और हृदय को क्या करता है? पंपिंग शुरुआत करता है ना। तो ई आवेग देने का काम कौन करता है? एसे नोड। तो देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, एसे नोड। हृदय में होने वाली गतियां इसी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होता है। इसके द्वारा, समझ में आ गया? एसे नोड के द्वारा। इसे गति निर्धारक भी कहते हैं या फिर इसी को कहते हैं पेस मेकर। तो आपसे पूछेगा कि पेस मेकर के नाम से किसे जाना जाता है? एसे नोड को। अब क्लियर है यहाँ तक? एसे नोड या फिर गति निर्धारक क्या हो गया? पेस मेकर, गति निर्धारक या फिर एसे नोड। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे नहीं कि आपका हृदय जो है सिर्फ जो मृत हो जाता है व्यक्ति, उसका उसमें भी तो हृदय है, वो भी तो पंप करना चाहिए था, क्यों नहीं पंप कर रहा है? एसे नोड जो है रिएक्टिव हो गया, एसे नोड। अब आते हैं एबी नोड। ये रिले का काम करता है। वहां से जो गति आया ना,
उसी के बाद ये काम करेगा एबी नोड, और यह हृदय संबंधित आवेगों को क्या करता है, तेज करता है। एबी नोड पहले बैटिंग करके चला गया, कैलेंडर आया धर के धो दिया, वही उसका काम क्या है, अच्छा गति पकड़वा देना है ना, 6 के एवरेज से लेके जाना, लास्ट के 5 ओवर धर के 15 और 20 के एवरेज से मार देना। तो ये है एबी नोड। अब समझ में आ गया? ये देखिए ये हर्ट हो गया, और यहाँ पे होता है एसे नोड। अब आपसे हम पूछेंगे एसे नोड कहाँ उपस्थित होता है? दायां अलीन के कोने पे, है ना। कौन कोने पे? दाहिने कोने पर, एक कोने पर है ना ये। अब क्या होता है, ये क्या करता है, इसमें और इसमें ऊपर वाले पार्ट में क्या कर दिया, गति उत्पन्न कर दिया। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऊपर वाला पार्ट जो है गति में आ गया, लेकिन नीचे वाला पार्ट अभी दूर है, इसमें गति कैसे आएगा? तो ये जो है अपना एक सिग्नल किसको भेज देगा, तो एक सिग्नल एबी को भेज दिया, एबी नोड, ये है एबी नोड, इसको भेज दिया। क्लियर हो गया? अब एबी नोड से क्या निकलता है, बहुत सारा ये इस तरह का पतला 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 है ना बंडल निकलता है, इसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। अगर पूछ दिया कभी तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर ही करो, है ना। तो इसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ये करता क्या है देखिए, अब चूंकि पूरा को गति उत्पन्न करना है, पंप करे, तो ये बंडल ऑफ हिस नामक वैज्ञानिक सर्वप्रथम बार इसको खोज किया था, इसलिए इसका नाम दिया गया बंडल ऑफ हिस। क्लियर है ना? अब ये पूरा ये इस तरह से पूरा चारों तरफ फैला हुआ होता है, देख रहे हैं ना, इस तरह से फैला हुआ है। ये जो इस तरह से जो बना रहे हैं ना, इसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर, इसको कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। ये इस तरह से चारों तरफ, हृदय के चारों तरफ क्या होगा, फैला हुआ होगा, इसको पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। अब इसी के कारण क्या होगा कि ये जो है ऊपर वाले पार्ट में क्या कर दिया, गति उत्पन्न कर दिया। बच्चा एबी नोड क्या करता है, नीचे वाले पार्ट में पूरा गति उत्पन्न करता है। कैसे करता है, तो ये हिस बंडल समझ में आया, और इसी हिस बंडल से क्या निकला हुआ होता है, पुरकुंजे फाइबर। ये जो इस टाइप के निकला हुआ है ना, ये पुरकुंजे फाइबर। अब इसमें क्या होता है, गति उत्पन्न होता है, और परिणाम स्वरूप पूरा हृदय जो है पंप करना शुरू कर देता है। तो अब ये बताइए एसे नोड और एबी नोड समझ में आ गया क्या है? एसे नोड ही क्या करता है, गति उत्पन्न करता है, और ये रिले का काम करता है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। बंडल ऑफ हिस क्या है, एबी नोड क्या है, यह रिले का काम करता है और हृदय संबंधित आवेगों को तेज करता है। ठीक है, बंडल ऑफ हिस, इसे एबी बंडल भी कहा जाता है। बंडल है ना, बहुत सारे, देखो यहाँ पे बहुत सारा बंडल है, तो बहुत सारे यहाँ पे बंडल होता है। आप नेट पर सर्च मारिएगा ना गूगल पे, तो ये आपको दिखाएगा एबी नोड। तो बंडल ऑफ हिस क्या है समझो, इसे एबी बंडल भी कहा जाता है, जो कि एबी नोड से इंपल्स को लेकर, मतलब तरंग को लेकर क्या करता है, पुरकिंजे फाइबर को देता है। यह हृदय के स्पेक्ट्रम पर पाया जाता है। स्पेक्ट्रम समझते हैं किसको कहते हैं, ये दीवार चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ के जो नहीं कहते हैं, चारों तरफ क्या कहते हैं, बाउंड्री। कहां पे थे, स्पेक्ट्रम पर पाया जाता है, जिस दीवार द्वारा हृदय दायां तथा बायां भाग में बराबर बराबर बटा होता है। देखिए, और फिर इधर फैल गया, फिर इधर फैल गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसके बाद ये पूरा चारों तरफ ही फैल जाता है। इसका काम बंडल ऑफ हिस से इंपल्स को लेकर हृदय तक पहुंचाना होता है। बंडल ऑफ हिस समझ में आ गया? इस गांठ को क्या कहें, बंडल ऑफ हिस। बहुत सारा छोटा छोटा फाइबर टाइप निकला हुआ होगा, और ये धीरे धीरे चारों तरफ ही बट गया, है ना। तो पुरकिंजे फाइबर समझ में आ गया क्या है, पुरकिंजे फाइबर जो इस तरह का निकला हुआ है ना, 3-3 गो करके। चलिए हो गया। हृदय का संचरण पथ, अब देख लेते हैं कि हृदय का संचरण पथ क्या होता है। सबसे पहले देखिए, अरे यहां से नहीं समझ में आएगा, पहले यहां समझो। श्वास लिए, तो ये श्वास कहां गया, फेफड़ा में गया, है कि नहीं, इतना समझ रहे हैं ना। अब देखिए हुआ क्या, पूरे शरीर से। अब एक चीज धमनी और शिरा अभी ही बता दे रहे हैं, धमनी किसको कहते हैं और शिरा किसको कहते हैं। अभी तक तो आप यही जान रहे हैं कि धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये सही डिफिनीशन नहीं है इसका। देखिए, जो शरीर से हृदय की ओर रक्त पहुंचाता है उसको कहेंगे शिरा,
और जो हृदय से शरीर की ओर रक्त लेके जाएगा उस तरह की रक्तवाहिनी को धमनी कहेंगे। तो इसका असली डिफिनेशन यही है, शरीर से अगर हृदय की ओर आ रहा है उस रक्तवाहिनी को शिरा कहेंगे, और हृदय से शरीर की ओर लेके जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, धमनी कहेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हुआ क्या। कितने पार्ट में बटा है, 4 पार्ट। सर्वप्रथम दुगो महाशिरा है, दो महाशिरा से इसमें प्रवेश करेगा दायां आलिंद में, इसको आलिंद कहते हैं, और नीचे वाले को नीचे है ना नीला, क्लियर है। और इस दौर को क्या कहते हैं हम लोग, दायां, और इधर कहेंगे हम लोग, और इसको कहते हैं आलिंद, और नीचे वाला को कहेंगे। अब यहाँ आया और जैसे ही भरेगा, जैसे ही भरेगा तो जैसे ही भरेगा तो यहाँ से त्रिवाल्नी का पार्ट क्या होगा, ये त्रिवाल्नी का पार्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तीन वाल्व होता है, ये खुलेगा, क्लियर है यहाँ तक। अब जब ये खुलेगा तो ये कहाँ जाके भरेगा, नीले में जाके, नीले में ही भर गया इस तरह से, बोलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, लंग्स में जाएगा, यहाँ से इस तरीके से लंग्स में जाएगा। फिर से बताएं, पूरे शरीर से रक्त पहले आएगा दायां आलिंद में, फिर नीले में, फिर नीले से फेफड़ा में गया, फेफड़ा में जैसे ही जाएगा तो हम लोग सांस लेंगे, है ना। तो अब क्या करेगा, आरबीसी का काम है, इसमें जो भी ऑक्सीजन वाला पार्ट होगा आरबीसी क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है, अपने पास बैठा लेता है, ठीक है। जब रक्त पढ़ेंगे तो और डायग्राम भी दिखाएंगे कि किस तरह से पकड़ता है। तो उसको अपने पास क्या कर लेता है, चिपका लेता है। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ ही चिपकता है आरबीसी एकदम लाल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे ही श्वास लिए, है ना, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही चिपका आरबीसी, चिपकने के बाद क्या होता है, लाल, तो एकदम लाल हो जाएगा ये, ठीक। अब क्या होगा, अब ये शुद्ध हो गया, इसमें ऑक्सीजन आ गया। अब ये क्या हुआ, कहाँ पे आएगा, बायां आलिंद में आएगा, ये बाईं ओर है ना, बायां आलिंद में आएगा। तो जैसे ही बायां आलिंद में भरेगा ही तो ये कपाट क्या हो जाएगा, इसमें द्विवल्नी का पार्ट होता है, तो ये खुलेगा और कहाँ जाएगा, बायां नीले में आएगा। बोलिए समझ में आया। अब क्या होगा, ये प्रेस करेगा, है ना, संकुचित होगा हृदय, जब संकुचित होगा तो क्या होगा, शरीर में चला जाएगा। ये डायग्राम जो बताया आपको समझ में आया। तो अगर हम कहें कि ब्लड कैसे कैसे आपके शरीर से हृदय में गया, और हृदय से कैसे फेफड़ा में गया, और फेफड़ा से किस तरीके से फिर हृदय में आकर शरीर में गया, अगर पूरा हम डायग्राम देखें, देखिए सबसे पहले फेफड़ा, फेफड़ा से कहाँ आया, बायां आलिंद, उधर वाला से शुद्ध वाला चल रहे हैं अभी हम लोग, फिर बायां नीले, फिर शरीर, फिर बायां आलिंद, फिर दायां आलिंद, और फिर फेफड़ा। इस डायग्राम को ऐसे समझो, अरे नहीं शांत रहेगा रे, देखिए। अच्छा, इस फिगर के अनुसार चलते हैं। ये है फेफड़ा, फेफड़ा, ठीक है। यहां से आया शुद्ध रक्त, किसमें आया, यहाँ द्विवल्नी का पार्ट से होते हुए देखिए फेफड़ा है, फेफड़ा में से कहा आया, बायां आलिंद, इसके माध्यम से आया तो कुछ न कुछ नस के माध्यम से आया होगा। और हम जानते हैं कि शरीर से हृदय की ओर जो लेके आएगा उसको धमनी कहेंगे कि सीरा कहेंगे, इसे सीरा कहते हैं। तो इससे सीरा का एक नाम है जिसका नाम है फुफ्फुस। क्या नाम है, फुफ्फुस। तो आपसे प्रश्न बार बार पूछा हुआ है कि फेफड़ा से हृदय की ओर लाने वाली रक्त वाहिका का नाम क्या है, फुफ्फुस। सीरा तो होगा क्योंकि शरीर से कहाँ आ रहा है, हृदय, लेकिन एक विशेष नाम है, हृदय और फेफड़ा का बीच में जैसे ही आएगा तो उसमें एक नाम जुटेगा, फुफ्फुस। अगर हृदय से फेफड़ा में ले जा रहा है तो अब तब हम क्या कहेंगे, धमनी, और फेफड़ा से हृदय में आ रहा है तो क्या कहेंगे, सीरा। ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए, पहला फेफड़ा, फेफड़ा से कहाँ आया, इस माध्यम से आया तो सर सीरा से होते हुए यहाँ पर पहुंच गया, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ से कहा है, द्विवल्नी का पार्ट खुलेगा, द्विवल्नी का पार्ट खुला और कहाँ पहुंच गया, बायां नीले में पहुंच गया, आपका रक्त यहाँ पहुंच गया। अब ठीक है यहाँ तक। अब क्या होता है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ होता है
और ये महाधमनी है, महाधमनी। जैसे ही संकुचित होता है हृदय, ये पंप होता है और इसके माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। तो बायां नीले में आया और महाधमनी से होते हुए कहाँ गया? शरीर में गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब शरीर में क्या करेगा कि अशुद्ध रक्त को इकट्ठा करेगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त में घुलेगा। तो कोशिका से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ वो कहाँ मिला? रक्त में मिला। तो जब रक्त में मिला तो ये कहाँ पे आएगा? तो शरीर से कहाँ आएगा? दायां आलिंद में आया। इसको हम ब्लू कलर से इंडिकेट कर देते हैं, ये अशुद्ध है। इसमें ये इंडिकेशन होगा कि अशुद्ध है। क्लियर है यहाँ तक ना? जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक कपाट है, कपाट खुलेगा, त्रिवलनी कपाट खुलेगा, है ना? तो त्रिवलनी कपाट के माध्यम से कहाँ पहुंचा? दायां आलिंद से दायां नीले। किस माध्यम से आया? त्रिवलनी कपाट। और शरीर से दायां आलिंद में किसके माध्यम से आया? इसका नाम क्या है? महाशिरा। क्या वो महाशिरा है? तो दो महाशिरा के माध्यम से आता है। दो महाशिरा के माध्यम से कहाँ आया? दायां आलिंद में आया। अब जैसे ही पूरा भरा अशुद्ध रक्त वाला, है ना, ये पंप होगा, और पंप होगा तो कहाँ जाएगा? फेफड़ा में जाएगा। ऐसे बोलिए, समझ में आया? तो ये सीधे फेफड़ा में चला जाता है ना? और फेफड़ा में जाने के बाद फिर वही प्रोसेस, जैसे श्वास लेंगे तो श्वास लेंगे तो इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। जब ऑक्सीजन मिल जाएगा तो जब यहाँ से इस माध्यम से अब आएगा, अभी शुद्ध हो गया, शुद्ध हो गया तो हम रेड कलर से लेते हैं और इस माध्यम से इसमें आ जाएगा। और है ना, ये कहाँ आया? दायां नीले। दायां नीले से कहाँ गया? फेफड़ा में। अच्छा, किस माध्यम से गया? शरीर से, सॉरी हृदय से शरीर की ओर जब जाएगा तो सीधा कर, सॉरी धमनी कहते हैं, धमनी। लेकिन फेफड़ा और हृदय के बीच में जो कनेक्शन होता है उसका नाम है फुफ्फुस। फुफ्फुस, तो इसको कहेंगे फुफ्फुस सीरा, इसको कहेंगे फुफ्फुस धमनी। बोलिए, समझ में आ गया? तो इसका अपवाद है धमनी और सीरा का। फुफ्फुस में सीधे उल्टा बहता है। फुफ्फुस सीरा में क्या होगा? शुद्ध। और फुफ्फुस धमनी में क्या होगा? शुद्ध रक्त होगा। बोले, क्लियर हो गया ये चीज? यही कारण है कि देखिए बाईं और क्या हुआ? सीधे, सॉरी बाईं नहीं, दाईं होता है, दाईं और अशुद्ध रक्त होता है और बाईं और शुद्ध रक्त होता है। इसलिए मनुष्य, है ना, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है। बोलिए, क्लियर हो गया ना ये चीज? एक बार थोड़ा सा हार्ट भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये डायग्राम दिखाया हुआ है। दो महाशिरा है, दो महाशिरा के माध्यम से कहाँ आएगा? सबसे पहले रक्त। तो इसको हम ब्लू कलर से दिखा देते हैं, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद त्रिवलनी कपाट के माध्यम से दाएं नीले में आया, और यहाँ के बाद पंप करेगा तो ये कहाँ चला गया? धमनी के माध्यम से कहाँ? निकल गया। एक इधर निकल गया और एक से इधर निकल गया। बोले, समझ में आया? अब जब श्वास लेंगे तो ये इस तरह से बना होता है। ये दो और दो कितना? 4। तो एक ही फेफड़ा वाला हो गया, एगो इधर से फेफड़ा वाला हो गया। समझ में आ गया? दो फेफड़ा है ना, एक इधर एक इधर। तो इस तरह से होते हुए किस में आया? इधर से पहले दो रहता है, दो गुना आता है, फिर दोनों क्या होता है? ज्वाइंट हो जाता है। कहाँ पे आया? बायां आलिंद में आया। और इसके बाद यह है एरोटा। ये क्या है? महाधमनी। इसका नाम क्या है? हमारे शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन होता है? महाधमनी। इसका नाम क्या है? एरोटा है। बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, बस पढ़ देते हैं। रक्त का परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण। हृदय रुधिर परिसंचरण का केंद्रीय पंपिंग स्टेशन होता है। केंद्रीय पंपिंग स्टेशन संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रुधिर 3 महाशिराओं के माध्यम से हृदय की दाहिनी आलिंद में लाया जाता है, जिसे त्रिवलनी कपाट द्वारा दाहिने नीले में भेज दिया जाता है। दाहिना नीले उस अशुद्ध रुधिर को शुद्ध होने के लिए फुफ्फुसीय धमनी द्वारा फेफड़ा में भेज दिया जाता है। फेफड़ों में शुद्ध रुधिर दो फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा हृदय के दाएं आलिंद में आता है, जो द्विवल्ली कपाट के द्वारा बाएं नीले में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार हृदय से शुद्ध रुधिर महाधमनी के द्वारा संपूर्ण शरीर में वितरित हो जाता है। और ये रहा वो डायग्राम जो इस पथ को फॉलो करता है। पहले फेफड़ा है, फिर दिमाग में इमेज तैयार कीजिए। कहाँ आया? फेफड़ा से इधर आएगा ना, फिर यहाँ आएगा, फिर शरीर में फैल जाएगा। शरीर से कहाँ आएगा? फिर फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर कहाँ? ठीक है, ये पूरा हम बता चुके हैं। आपको इसमें से पूछ देगा, किसी का भी पूछ सकता है कि बायां आलिंद से बायां नीले
में किस माध्यम से होके जाएगा? द्विवाल्नी कपाट के माध्यम से होते हुए जाएगा। डायग्राम बनाना होगा आपको। फिगर नहीं याद होगा तो याद नहीं होगा। अरे फिगर अब वो क्या याद करना है? याद हो गया पूरा, मतलब जब तक फिगर रहेगा। हाँ तो फिर दाया बाया करते रहना, खाली ना मिले करते रहना। याद मतलब फिगर याद है। वही है, जब तक फिगर नहीं याद रहेगा मतलब इससे को नहीं लिखेगा। ठीक है, तो ये जो देखिए फेफड़ा से है ना। अच्छा ये बताइए कितनी बार हृदय में रक्त पहुंचा है? तो देखिए एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो कितनी बार पहुंचा है? 2 बार पहुंचा है। तो कैसा रक्त परिसंचरण तंत्र है हमारा? रक्त परिसंचरण तंत्र है। क्लियर हो गया ना ये चीज? रक्त का एक बार फेफड़ों से निकलकर फेफड़ों में आना हृदय चक्र या हृदय धड़कन कहलाता है। क्लियर है ना? आपका रक्त जो है एक बार हृदय में और एक बार फेफड़ा में, ये जो चक्र बनता है इसी को क्या कहते हैं? हृदय चक्र कहते हैं। हृदय चक्र कहें या फिर इसी को कहते हैं हृदय का धड़कन। कितना समय लगता है ये पूरा प्रोसेस होने में? ये पूरा प्रोसेस होने में, फेफड़ा से हृदय में जाने में, हृदय से फिर फेफड़ा में आने में, तो कुल मिला के 0.8 सेकेंड का समय लगता है। क्लियर है ना? हृदय द्वारा बार बार धड़कने के लिए लिया गया समय कितना हो गया? 1 बार। हृदय का एक बार धड़कने में लिया गया समय 0.8 सेकेंड का होता है। हृदय दर 1 मिनट में हृदय जितनी बार धड़कता है उसे क्या कहते हैं? हृदय दर कहते हैं। धड़कन की संख्या जनरली देता है 72 बार, लेकिन क्या 72 बार सबका होता है? नहीं होता है। कभी 60 बार निकलेगा, कभी 61, कभी 62, कभी 63। अब ऐसा मत कहना कि अगर कम धड़केगा 72 से अगर कम हुआ तो ऐसा ना कहना कि हार्ट बीट जो है मेरा कम हो गया है। परफेक्ट कभी नहीं होगा। अभी आप करेंगे तो हो सकता है कि 72 बार हो, अगला बार करेंगे तो हो सकता है 75 बार हो। थोड़ा सा और पैदल चल गए तो 80 बार भी हो सकता है। और लगातार मूवी देख रहे हैं तो देख रहे हैं 4 घंटा तक ऐसे करके, तो हो सकता है कम भी हो जाए। तो 60 से 80 इसका एवरेज है ना? इससे कम या बेसी नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए नवजात शिशु में है बहुत तेजी से पंप करेगा 160 बार, और 1 माह के शिशु में प्रति मिनट। हर एक स्पंदन में पहले आलिंदों का संकुचन फिर नीलवों का संकुचन होता है, फिर दोनों एक साथ शीतलन होता है। समझे? सबसे पहले आलिंद का संकुचन, आलिंद समझते हैं ऊपर वाला, संकुचित हुआ। तो जब ये संकुचित होगा तो नीचे क्या होगा? रक्त भरेगा, है ना? और नीचे क्या होता है? भर जाता है। फिर संकुचन होता है किसका? नीलय। किसका? कौन सा नीलय? फिर नीलयों का संकुचन होता है। फिर दोनों का एक साथ क्या होता है? शीतलन होता है। एक बार, ऐसा नहीं है कि कपाट दोनों का जो है अर्धचंद्राकार जो कपाट है बारी बारी से खुलता है, दोनों एक ही बार खुलेगा, दोनों एक ही साथ खुलता है। क्यों? हाँ, दोनों अर्धचंद्राकार कपाट क्या होता है ना, तो दोनों एक ही बार खुलेगा। और दोनों कपाट ऊपर वाला जो है जिसका नाम है त्रिवाल्नी कपाट और द्विवाल्नी कपाट, तो एक साथ खुलता है। अब ये देखिए ये इस तरह से है, तो जब ये खुलेगा तो कोई आवाज हुआ नहीं, जब ये बंद हुआ तो क्या होगा? एक आवाज आएगा, कोई आवाज नहीं। बंद होगा तो आवाज आएगा। तो ध्यान रखिएगा जब ये कपाट बंद होता है तो एक आवाज आता है ना? तो इसे हृदय की ध्वनि कहते हैं। तो कपाट के द्वारा जो आवाज आता है इसे क्या कहते हैं? हृदय की ध्वनि, है ना? खुलने से कोई आवाज नहीं आएगा, बंद होने से आवाज आएगा, कपाट के बंद होने से। एक धड़कन में 70 ml रक्त जो है पंप हो जाता है। 100 ml समझते हैं ना? 250 ml मतलब 1 गिलास नहीं, पाव भर। अरे पाव भर नहीं होगा, कम होता है उसे, ml में उसको कन्वर्ट करेंगे तो कम हो जाएगा। तो 250 ml बस वही गिलास जो आप नापते हैं 250 ml का हुआ, तो उसका लगभग कितना हो गया? 1/3 ना, 70 ml। तो इतना ml पंप होता है, जबकि 1 मिनट में 5 लीटर पंप हो जाता है। हाँ, 1 मिनट काफी है पूरे शरीर का रक्त को पंप करने के लिए। 1 मिनट में 5 लीटर पंप हो जाता है। हृदय की धड़कन सामान्यतः धड़कन से अधिक हो जाता है। तो देखिए अधिक के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, उसका नाम है टेरी, और कम के लिए एक यूज किया जाएगा, उसका नाम है ब्रेडी। तो ध्यान रखिएगा टेरी का मतलब होता है अधिक और ब्रेडी का मतलब होता है कम। अब इसमें क्या लगाएंगे? कार्डियो लगा देंगे। तो कार्डियो का मतलब होता है हृदय संबंधित। तो अब बताइए, बार बार यूज करेंगे कि टेरी और ब्रेडी हम बार बार यूज करेंगे। अभी हृदय में पढ़ रहे हैं तो बताइए टेरी कार्डियो का मतलब क्या हुआ? टेरी कार्डिया का मतलब है जब जनरली कितना से कितना तक होना चाहिए? 60 से 80। अगर 80 से ज्यादा हो रहा है तब इसे क्या कहा जाता है? टेरी कार्डिया। और इससे अगर कम होगा तो ब्रेडी कार्डिया।
कार्डिया, वही कार्डिया। कार्ड कहाँ इशारा करता है? हृदय क्यों इशारा करेगा? प्रकृति के अंदर सर्वाधिक हृदय की धड़कन 625 से 628 बार चुंदर नामक प्राणी का होता है। जबकि सबसे कम ब्लू व्हेल का कितनी बार? 25 बार। अफ्रीकन हाथी का स्तनधारी में पृथ्वी तल पर अगर आपसे पूछेगा स्थल पर कितना अफ्रीकन हाथी कितनी बार? मनुष्य जीवन काल में 2 अरब से अधिक बार भड़कता है और इस दौरान 1.5 अरब लीटर रुधिर और आधा अरब लीटर रुधिर को शरीर में भेजता है। अब हम लोग देख लेते हैं कृत्रिम हृदय जार्विक 7 कौन बनाया था? रॉबर्ट जार्विक, फ्रांस में लगाया गया था।